आज के क्लास में हम एक न्यू चैप्टर देखते हैं, मोल कंसेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर यह आता है। फिजिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मोल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट चैप्टर में मोल से रिलेटेड टर्म्स हमको देखने को मिलेंगे और हमें अभी ही इस मोल टर्म से अवेयर हो जाना है। शुरू करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट। टर्म्स मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा यूनिट के टर्म में MOL। रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा MOL वर्ड का यूज करेंगे। मोल को डिफाइन करते हैं, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है? मोल किसी सब्सटेंस का अमाउंट है। वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या अदर पार्टिकल्स। अदर पार्टिकल्स लाइक आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, etc. Moles is the amount of substance that contain as many entities as that are atoms in exactly carbon-12 isotopes in 12 ग्राम। मोल हम कहते हैं कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उतने एंटिटी का जितने की 12 ग्राम कार्बन आइसोटॉप्स के अंदर है। और वो आइसोटॉप्स कौन सा है? कार्बन 12। कार्बन 12 के 12 ग्राम को हम अगर कंसीडर करते हैं, उसमें जितने एंटिटी होंगे उस एंटिटी के अमाउंट को हम क्या कहेंगे? मोल्स कहेंगे। इसे लिखने का एक तरीका है, 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 1.992648 into 10⁻⁻23 पर कार्बन 12 ग्राम एटम इक्वल आ जाता है 6.0221367 into 10⁻23 एटम्स पर मोल। हमें अब से एक मोल को इतना कंसीडर करके चलना है। हालांकि हम इतने बड़े नंबर को नहीं लेंगे, डेसिमल वैल्यू को हम हमेशा यूज करेंगे 6.022 into 10⁻23 एटम्स पर मोल। यहां कार्बन 12 को लिया गया है 12 ग्राम। 12 ग्राम क्या होता है? पर मोल। और कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है? 1.992648 into 10⁻⁻23। 1 मोल को हम एवोगाड्रो कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। 1 मोल को हम एवोगाड्रो कांस्टेंट के नाम से जानते हैं और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे Na। ए को यहां सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मोल्स हमें तब निकालना होगा जब एंटिटी का वेट दिया हो, एंटिटी का वॉल्यूम दिया हो, एंटिटी का मॉलिक्यूल्स दिया हो। ओके, तो पहला लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर किसी सब्सटेंस का वेट हमें पता हो, मालूम हो ग्राम में, तो हम उस ग्राम वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है मोल्स की संख्या, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स। जब हमें एंटिटी का, सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स पता हो,
सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स पता हो तो उस समय हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू अभी अभी हमने बताया आपको 6.022 इंटू 10⁻23। एक और तरीका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने का। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। हम मोल से किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो मॉलिक्यूल्स का तो हम क्या करेंगे, गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर हमें मोल्स निकालना हो एटम्स का तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस तो हम मोल्स ऑफ आयंस तो हम इसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। मोलर मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं, या इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, ग्राम आयनिक मास भी कहते हैं। ये ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आयनिक मास, ये सब मोल्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर लिख दिया जाए ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब ये मोल्स एटम्स के बारे में बात कर रहा है, मोल्स ऑफ एटम्स। अगर लिखता हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब है कि ये मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल्स के टर्म में, मॉलिक्यूल्स को मोल्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ग्राम आयोनिक मास लिखता हो तो हम अपने से समझेंगे मोल्स ऑफ आयंस। ओके, नेक्स्ट हमारा इस सीक्वेंस में है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम छोटे क्लासों से पढ़ते आते हैं। एटॉमिक मास क्या है, इसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं। नंबर विच indicate how many times the mass of one atom of an element is heavier in comparison to 1/12 part of mass of one atom of carbon 12। इस डेफिनेशन को हमेशा समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम इसे समझेंगे कि एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास इंडिकेट करता है किसी मास ऑफ वन एटम को, सब्सटेंस के वन एटम के मास को, कि वो कार्बन 12 के 12th पार्ट के मास से कितना हेवियर है। कंसीडर कीजिए, ध्यान से सुनिए। कार्बन 12 का एक एटम, कार्बन 12 का एक एटम का मास और उसका 1/12 पार्ट, उसका 1/12 पार्ट, कार्बन 12 के वन एटम का मास और उसका कितना पार्ट, 1/12 पार्ट। जो नंबर आएगा उससे किसी एलिमेंट का एक एटम कितना हेवियर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट एक नया टर्म है, एटॉमिक मास यूनिट। हम इसे लिखते हैं AMU से, यह हमेशा शॉर्ट में लिखा जाएगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। The quantity 1/12 mass of an atom of carbon 12 is known as AMU। मतलब हम इस एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे भी कि एक AMU से उस एलिमेंट का मास, जिसका हम एटॉमिक मास डिफाइन करना चाहते हैं, वो कितना हेवियर है। एक AMU से जिस एलिमेंट का हम एटॉमिक मास डिफाइन करना चाह रहे हैं, उसका एक एटम एक AMU से कितना हेवियर है। एक AMU को अभी अभी लिखा, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट क्या कहलाएगा, एक AMU, 1 AMU। और मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसलिए हम अगर 1/12 अगर डिफाइन करना चाहे कार्बन 12 के लिए, तो इस नंबर को 12 से डिफाइन कर देंगे।
12 से डिवाइड करते ही ये नंबर हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसी नंबर को हम क्या कहेंगे? 1 AMU। और 1 AMU को हम 1 बाय एवोगाड्रो नंबर भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1 बाय NA। ऐसे ग्राम एटॉमिक मास और मास ऑफ 1 ग्राम एटम, अभी अभी यहां पर लिखा हुआ था ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ मोल्स टू रिप्रेजेंट एटम्स। ग्राम एटॉमिक मास, दैट मीन्स ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ 1 ग्राम एटम। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 ग्राम हमने एटम लिया, नो, 1 ग्राम एटम is a single word. 1 gram atom represents number of moles, that is mass of 1 mole atom. Mass of 1 mole atom. Example, gram atomic mass of oxygen, gram atomic mass of oxygen equal to mass of 1 gram atom of oxygen, also equals to mass of 1 mole atom of oxygen. तो जब हमें एटम्स के मोल्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ग्राम एटम्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अभी अभी देखा कि ग्राम एटॉमिक मास, दैट मीन्स मास ऑफ 1 मोल एटम। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो इक्वल्स टू मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूलर mass equal to mass of 1 gram molecules, also equal to mass of 1 mole molecules, also equal to mass of Na molecules, and also equal to mass of 6.022 into 10 power 23 molecules. एक क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर हमें डिफाइन करना हो H2SO4 का, तो हम इसे लिखेंगे मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल का ही मास होता है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल मास 1 मोल मॉलिक्यूल्स की ही मास होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, also equals to mass of Na molecules of H2SO4, that is 98 by Na gram into Na equals to 98 gram. Next, actual mass। एक टर्म आता है हमें एक्चुअल मास, इसको देखते हैं। एक्चुअल मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल। मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल। अगर हमें एक्चुअल मास डिफाइन करना हो ऑक्सीजन का, O2 का, तो हम लिखेंगे 32 AMU, दैट इज 32 इंटू, अभी अभी हमने 1 AMU का वैल्यू देखा 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम मल्टीप्लाइड, दैट गिव्स एक्चुअल मास। नेक्स्ट टर्म, एटमिसिटी। एटमिसिटी, अगर कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री स्टेज में प्रेजेंट हो तो हम उसे मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे, और उस मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को हम एटमिसिटी कहेंगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्री सब्सटेंस। एग्जाम्पल S8, दैट मीन्स एटमिसिटी ऑफ सल्फर इक्वल टू 8। कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम एंड मास ऑफ
0.2 mole of O3, that means ozone, at STP. STP means standard temperature and pressure. 0.2 moles O3 का मास एंड वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है STP पर। तो STP पर 1 mole of any gas occupies 22.4 liter volume. That means volume of 1 mole of O3 at STP equal to 22.4 liter. That means 0.2 moles of O3 at STP gives 22.4 into 0.2, that means 4.48 liter. Mass of 1 moles of O3 equal to 48 gram. Here oxygen 3 into 16, that means 48, and mass of 0.2 moles of O3 equals to 0.2 into 48, that gives 9.6 gram. Next question, find out moles and mass in 1.12 liter of O3 at STP. अगर हमें मोल्स निकालना हो STP पर तो हम गिवन लीटर को 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, हमें मोल्स मिल जाएगा। मोल्स निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम था 1.12, जिसे डिवाइड किया गया 22.4 लीटर से और हमें मिलता है 0.05 मोल्स। और एक बार हमें मोल्स मिल जाए तो हम उसे मास में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ O3 is 48 and number of moles equals to 0.05, that gives 2.4 gram. Next question, find out mass of 10 to the power 21 molecules of copper. अब हमें 10 to the power 21 molecules कॉपर का वेट पता करना है, तो कैसे करेंगे? तो 1 एवोगाड्रो नंबर molecules of copper atom equals to 63.5 gram. 1 Avogadro equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. अगर हमें 10 to the power 23 molecules 6.022 into 10 to the power 23 molecules का वेट 63 मालूम हो, 63.5, तो हम 10 to the power 21 का निकाल सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर 10 to the power 21 and एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23। ये हमें क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स में हम अगर मल्टीप्लाई कर दे एटॉमिक वेट से तो हमें क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते ही हमें मिल गया 0.106। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल, 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर ऑक्सीजन का 1/2 मोल्स है और ग्राम मॉलिक्यूल कहा है, इसका मतलब ये O2 के बारे में बात कर रहा है। ओके, अब हमें मास निकालना हो तो मास हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए यहां पर निकालते हैं। 1/2 इंटू 32 इक्वल टू 16, तो मास कितना हो गया? 16 ग्राम। नेक्स्ट हमें कहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को, तो हम कह सकते हैं कि Na मॉलिक्यूल्स होता है कितना में? 32 ग्राम में। तो 16 में कितना हो जाएगा? Na/2 आंसर। दूसरा आंसर क्या हो गया? Na/2। ये क्या है? Na/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ मोल में। तीसरा क्वेश्चन का है वॉल्यूम एट STP। अभी हमें मालूम है कि वॉल्यूम मोल्स कितना दे रखा है? हाफ। अगर ये 1 मोल होता तो 22.4 लीटर होता और हाफ मोल में कितना हो जाएगा?
दैट मीन्स थर्ड का आंसर 11.2 लीटर। और फोर्थ हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मॉलिक्यूल्स कितने निकल करके आए हैं? Na/2, Na/2। हमें एटम्स निकालना है तो O2 के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम? 2 एटम। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स Na एटम्स आंसर। वेपर डेंसिटी इसे रिप्रेजेंट करेंगे Vd। वेपर डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ए गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जब हमें किसी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने को कहा जाए तो हम उस गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो वेपर डेंसिटी को लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस निकालना हो तो हम उसे लिख सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला काफी काम का है। ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है? तो 1 मोल किसी गैस का एसटीपी पर जो वॉल्यूम मिलता है दैट इज 22.4 लीटर, हम उसे ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन इन 2.08 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड। 2.08 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड में हमें क्लोरीन के कितने एटम मिलेंगे? अगर हमें एटॉमिक मास गिवन हो, बेरियम के लिए 137 और क्लोरीन के लिए 35.5, तो मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 2.08। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 208। 208 कैसे? तो बेरियम के लिए 137 और 2 टाइम्स क्लोरीन दैट मींस 35.5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 208। तो हमें मोल्स कितना मिल गया? 0.01। अब हमें जब मोल्स मिल गया है तो हम इसे मॉलिक्यूल्स से कोरिलेट कर सकते हैं। तो मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके, एवोगाड्रो नंबर इंटू 0.01। तो हमें क्या मिल गया? मॉलिक्यूल्स का नंबर। और एक मॉलिक्यूल्स में हम यहां देखते हैं क्लोरीन के 2 एटम है। हमें क्लोरीन के बारे में कहा गया तो क्लोरीन के 2 एटम है, तो हम निकाल सकते हैं 0.01 इंटू Na मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 2 इंटू 0.01 इंटू Na एटम्स ऑफ क्लोरीन। अगर हमें इसमें टोटल एटम्स अगर कैलकुलेट करने को कहा जाता तो हम इसमें कंसीडर कर लेते एक बेरियम को भी। तो कितना से मल्टीप्लाई किया जाता? 2 की जगह पर 3 से। तब हम कहते हैं कि टोटल एटम कितना है? तो 3 इंटू 0.01 इंटू Na। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.2 ग्राम ऑफ ओजोन। 1.2 ग्राम ओजोन में कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? तो अगेन फिर से मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना? 1.2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन की ऑब्वियसली 48। डिवाइड करने से क्या मिल गया? 1/40 मोल। अब 1/40 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है तो इसको क्या कर दिया जाए? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। और इसमें अगर पूछा जाए कितने एटम्स है तो इस नंबर में जो मॉलिक्यूल्स हमारा आया दैट मींस Na/40, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 3Na/40। ये क्या? 3Na/40 एटम्स हो गए और Na/40 हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट STP द डेंसिटी ऑफ gas is 0.00445 gram per ml. Then find its vapor density and molecular mass. तो वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ गैस क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमें याद रखने की जरूरत है 0.000089। कितना हो जाएगा वेपर डेंसिटी? 40। अगेन हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालने को कहा, हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 into vapor density that means equal to 100. Weight of 1 liter of a gas in is 2 gram. Then find its vapor density and molecular mass. कि 1 लीटर गैस का वेट कितना है? 2 ग्राम। तो हमें फाइंड करना है
वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। तो डेंसिटी ऑफ ए गैस क्या हो सकता है, मास बाय वॉल्यूम। मास दिया हुआ है 2 ग्राम और हम अगर वॉल्यूम ले लेते हैं 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1000 से डिवाइड करने पर हमें मिला 0.002 ग्राम पर ml। अगर हमें वेपर डेंसिटी निकालना हो तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ए गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो डेंसिटी ऑफ ए गैस अभी हम निकाल कर क्या है, दैट मींस 0.002 और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस 0.000089 इक्वल्स टू 22.4। मॉलिक्यूलर वेट अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 44.8 ग्राम। कुछ टर्म्स हमें याद रखना है। अगर मोलर मास कहीं दिया हुआ है, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। वेपर डेंसिटी is calculated with respect to hydrogen gas at a similar condition of temperature and pressure। जब हमें वेपर डेंसिटी निकालने को कहा जाए तो हम वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ध्यान रखने की बात है, हाइड्रोजन गैस और जिस गैस के हम वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं वो दोनों को सिमिलर कंडीशन में रखना पड़ता है। दैट मीन्स वहां के टेम्परेचर और वहां की प्रेशर दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी किसी दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। सपोज हमें ए और बी 2 गैस मालूम है और दोनों की डेंसिटी मालूम है, तो हम रिलेटिव डेंसिटी लिखते हैं डेंसिटी ऑफ ए गैस ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस बी। तो हम कह सकते हैं यहां पर डेंसिटी ऑफ ए गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ बी गैस। ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डेंसिटी ही है किसी मटेरियल का जब हम उसे वाटर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें। तो कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सब एक रेशियो है और रेशियो के लिए कोई यूनिट डिफाइन नहीं किया जाता है। हम कह सकते हैं ये सब यूनिटलेस है या फिर डिमेंशनलेस है। अगर एसटीपी की बात करें तो एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें 273.15 केल्विन दैट मींस 0 डिग्री सेल्सियस, और इस वक्त प्रेशर का वैल्यू 1 बार कंसीडर करेंगे। इसी तरह से एनटीपी की बात करें तो टेम्परेचर 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर इस बार 1 atm कंसीडर करेंगे। परसेंटेज फॉर्मूला या फिर इसे हम परसेंट बाय मास के नाम से भी जानते हैं। जब किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें एलिमेंट्स का परसेंटेज बताना हो तब हम इसे यूज करते हैं। जैसे मान लो कहा जाए ग्लूकोज के अंदर कार्बन के क्या परसेंटेज है, तो हम उसे डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड मल्टीप्लाइड एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड इनटू 100। तो क्वेश्चन करते हैं इस पर, फाइंड आउट परसेंट कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्लूकोज। कि एक ग्लूकोज के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका परसेंट बताइए अकॉर्डिंग टू मास। ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला C6H12O6। तो पूरे कंपाउंड का मास हो जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 दैट इज 180। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 180। अब हमें कार्बन का परसेंटेज बताना है, तो कार्बन का नंबर कितना है एटम यहां पर 6 और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12। तो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 इक्वल्स टू 40%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्लूकोज इज इक्वल टू 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 इक्वल टू 6.6%। Similarly, percentage of oxygen equal to 16 into 6 divided by 180 equals to 53.3%. Next, इस सीक्वेंस में हमारे पास है इंपीरिकल फॉर्मूला से बहुत अच्छे से सीखते हैं।
जैसे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मालूम है H2O2 CH4 C2H6 एंड C2H4O2, तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो है। अगर हम इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं तो 2:2 है। कार्बन मीथेन में 1:4 है और C2H6 में 2:6 है और C2H4O2 में 2:4:2 है। अगर इस नंबर का हम सिंपल रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1:1, 1:4, 1:3, 1:2:1। तो अगेन अभी हमने कहा कि empirical formula is the simplest ratio of molecular formula, simplest ratio of molecular formula। तो यहां पर H2O2 का empirical formula आ जाएगा HO और CH4 का हो जाएगा CH4 और C2H6 का CH3 और C2H4O2 का हो जाएगा CH2O। एक फॉर्मूला हमें याद रखने की जरूरत है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू सम नेचुरल नंबर n, सम नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर भी कर सकते हैं, इनटू इंपीरिकल फॉर्मूला। इसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमें जस्ट देखा परसेंट फॉर्मूला, अगर हमें कोई कंपाउंड मालूम हो तो हम उसमें एलिमेंट का परसेंटेज बता सकते हैं। अगर परसेंटेज पता हो तो हम वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में भी कुछ आइडिया ले सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी कंपाउंड के अंदर में कार्बन 52.2% हो, हाइड्रोजन 13% हो और ऑक्सीजन 34.8% हो और उस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर वेट 92 हो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट टेबलेट फॉर्म में बनाने से क्या होता है, क्वेश्चन के एरर होने के चांसेस कम जाती है। ओके, तो क्वेश्चन इस चार्ट में, इस टेबलेट फॉर्म में ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर उस एलिमेंट का परसेंटेज लिखेंगे, उसके बाद उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट लिखेंगे, उसके बाद परसेंट बाय एटॉमिक वेट लिखेंगे, फिर सिंपल रेशियो निकालेंगे और उसके बाद रेशियो लिखेंगे। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये दिया हुआ कंपाउंड 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में जो परसेंट दिया जाएगा दैट मींस उतने ही ग्राम उस कंपाउंड में लिया गया। अगर कार्बन का 52.2% इस कंपाउंड में है और हम 100 ग्राम कंसीडर करते हैं, इसका मतलब 52.2 ग्राम ही लिया गया। तो इस तरह से कार्बन 52.2 ग्राम, हाइड्रोजन 13 ग्राम एंड ऑक्सीजन 34.8 ग्राम। इन सब का एटॉमिक वेट क्या हो गया, कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1 एंड ऑक्सीजन के लिए 16। अब हम निकालते हैं परसेंट बाय एटॉमिक वेट। इससे परसेंट बाय एटॉमिक वेट करने से क्या होता है, परसेंट जो यहां पर लिया गया है ये गिवन वेट की तरह ही कंसीडर किया जाता है। अगर हम 100 ग्राम कंसीडर करते हैं तो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट ये क्या आ जाएगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स देगा। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 4.35। यहां पर कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 13/1 दैट मींस 13 और ऑक्सीजन के लिए 34.8 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 2.2। यहां जो ये नंबर आया है 4.35, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो सम नंबर को हम अगर सिमिलर नंबर डेसिमल के आसपास ले जाते हैं तो ये 4.4 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करना रहता है कि जो यहां पर नंबर आया है उसमें जो सबसे छोटा नंबर है उनसे सबको एक एक करके डिवाइड करते हैं। तो 4.4 को 2.2 से डिवाइड किया तो 2, 13 को 2.2 से किया तो 5.9 और 2.2 को 2.2 से डिवाइड करते हैं तो 1। अगेन हम 5.9 को 6 लिख सकते हैं। तो रेशियो हमारे पास कितना है, 2, 6 और 1। दैट मीन्स कार्बन हो गया 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। इससे इस टेबुलर फॉर्म से मिलने वाला फॉर्मूला को हम इंपीरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6 और O, C2H6 और O। इंपीरिकल वेट अगर निकाल लेते हैं तो हम लिखेंगे 2 into 12 plus 6 into 1 plus 1 into 16 दैट मींस 46। अब हमें n निकालने के लिए, नेचुरल नंबर n निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है 92 और इंपीरिकल फॉर्मूला हम इंपीरिकल वेट हमने निकाल करके लाए। तो कितना हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया
2। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n का वैल्यू 2 है और इंपेरिकल फॉर्मूला C2H6O। इस तरह से हमें फॉर्मूला मिल जाता है C4H12O2।